जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी स्किन का ख़्याल रखना। अच्छा, स्किन का ख़्याल रखने के लिए आपको ये बताएँ कि अब तो इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, लेकिन उन नए ट्रीटमेंट्स को जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सही जगह पर पहुँचे भी हैं या नहीं पहुँचे हैं। तो आज हम नए ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही प्यारी डॉक्टर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगी। हमारे साथ है डॉक्टर माविश फवाद, जो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और इन्होंने एस्थेटिक जो सीखा वो सीखा है अमेरिकन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? Walaikum assalam. थैंक I'm यू सो good. मच फॉर बीइंग हियर। Alhamdulillah. Most welcome and thank you for inviting me. एनी टाइम एनी My टाइम। pleasure. आप जितनी अच्छी बात आप लोगों को बता सकेंगे। अक्सर हमने देखा है कि एक जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं या ये जो है ना, ज़्यादातर हर कोई जो है डॉक्टर जो है, चाहे वो मेडिसिन डॉक्टर है, चाहे वो डेंटिस्ट है, वो ये एस्थेटिक जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एस्थेटिक तो हर कोई कर सकता है, पर आप बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपको स्किन के हवाले से भी पता है। स्किन की बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। एस्थेटिक जो है वो खाली ट्रीटमेंट्स तो कर लेगा, लेकिन अब किसी की स्किन कैसी है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसके साथ उसको मैच करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। That's जिसकी true. वजह से हमने देखा है कई केसेस आते हैं बर्निंग के और इश्यूज, डिफरेंट टाइप के इश्यूज आ जाते हैं। डू आई मीन, इज़ इट ट्रू कि आपको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एस्थेटिक्स होने के लिए? Right. देखिए एस्थेटिक इंडस्ट्री इज़ अ मल्टी मिलियन डॉलर हाँ, इंडस्ट्री, तो जिसका जिसके हाथ लगा, जिसका मूड हुआ, सब लोग एंटर महंगा हो भी है गए। जिसका पैसा हुआ। एग्जैक्टली सब लोग एंटर हो गए हैं। अब हाँ, मसला ये है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अभी तक कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़, अभी प्राइमरी स्टेजेस हैं, कुछ कहीं कोई रूल्स बन रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इवन बिफोर दैट मैं बताऊंगी कि बहुत साल पहले मेरे पास एक पेशेंट्स आई, उनको नोज़ फिलर कराना था। सो आई इंजेक्टेड हर विथ केयर एंड कॉशन। हाँ, ठीक हाँ, है, तो जब हो गया फिलर तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा थोड़ा और इंजेक्ट कर दें। हाँ, तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, दिस इज़ अ डेंजर जोन ऑफ द फेस, और इसमें जितना इंजेक्ट किया जा सकता है उतना मैं कर चुकी हूँ, एंड लेट्स वेट एंड सी, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होती है तो नेक्स्ट टाइम वी कैन ऐड ऑन। सो शी सेड इससे पहले मैंने एक सैलून से कराया था, उन्होंने तो मुझे ठीक ठाक इंजेक्ट कर दिया था और कुछ भी नहीं हुआ, आप भी कर दें। मैंने कहा ऑब्वियसली ब्यूटी सैलून वाली को नहीं पता कि यहाँ कौन कौन सी ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, उनका कनेक्शन ब्रेन से है, ये आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस दे सकता है। हुँ, लेकिन कुछ टाइम पहले तक तो हालात ये थे कि ब्यूटी सैलून्स में फिलर्स हो रहे थे, बोटॉक्स हो रहे थे। हुँ, बस आपके कनेक्शंस हैं अगर मीडिया रिलेटेड लोगों से, तो बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे, हुँ, 2-3 केसेस आपने कर लिए। लेकिन देखिए, जहाँ आपने केस किया उसका खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो क्या आप ट्रेंड हैं कि उस कॉम्प्लिकेशन को भी आपने अभी ट्रीट करना है? तो हुँ, डू यू नो व्हाट हैपेंड? डू यू नो हाउ टू ट्रीट इट? तो अगर आप इतने ट्रेंड हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई आपसे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, एंड यू नो व्हाट हैपेंड रॉन्ग एंड यू नो हाउ टू ट्रीट इट, तो फिर तो ठीक है। तो एक एक जो एक्सपर्ट है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो सही समझ सकता है। तो राइट। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लाइक वो एक डॉक्टर जो है वो तो यही कहेगा ना, मैंने मेडिसिन पढ़ा है, मुझे नर्व्स, वेन सब चीज़ों का पता है। तो जी बिल्कुल। मैं देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं उनकी डोमेन ये है कि वी ऑल्सो डील विद डिजीज़ेस। सपोज़ किसी को एक्नी है और वो मेरे पास आई है कि मैं फ़लाँ जगह से 6 पीआरपी के सेशंस करवा के आई हूँ और मेरी एक्नी नहीं गई, बिकॉज़ उन्होंने ना डायग्नोस किया कि क्यों एक्नी है, उन्होंने ना प्रॉपर एक्नी को ट्रीट किया। दे जंप्ड इनटू अ प्रोसीजर व्हिच इज़ रॉन्ग। इनिशियली दे आर सपोज्ड टू नो द कॉज़ कि एक्नी हुआ क्यों आपको। See, we take a proper history, we evaluate the patient कि कहीं उनको underlying polycystic ovaries तो नहीं है, कहीं उनका एक्नी किसी और वजह से तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद we rule out the causes, we advise them a few tests, lifestyle modifications आ जाती हैं, उसके बाद हम उन्हें treat करते हैं। और जब वो उस एक्टिव एक्नी के फेज से निकल आती हैं, then we go for other procedures to treat हुँ, acne scars। हुँ, राइट, तो ये दिस इज़ हाउ इट गोज़। लेकिन बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है, लोग ट्रीट कर रहे होते हैं बस अपनी तरफ से कि हम पीआरपी कर देंगे सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि किसी को तो फंगल इन्फेक्शन है या कुछ है तो वो तो
एक दैट कम्स इन normal- आवर डोमेन। हाँ अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर ये है कि एस्थेटिक जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेंटिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर और क्वेक्स और फार्मासिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, सब लोग एस्थेटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस के कैसे किसको करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर लॉज एंड रूल्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक किस्सा हुआ था मेरी दोस्त के साथ ना, उसका लिप फिलिंग किया, आई डोंट नो, वो डॉक्टर अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं थे, तो उनके ना उन्होंने प्रिकिंग बहुत ज़्यादा कर दी। जब वो फिलिंग लिप फिलिंग हुई तो उनका ना काफ़ी अंदर तक डीप प्रिक किया उन्होंने, मतलब जो मैं आसान अल्फाज में बताऊँ, इंजेक्शन बहुत डीप चला गया। तो उनको वहाँ पर ना स्वेलिंग कोई 1.5 हफ्ता रही। डॉक्टर को दिखा रही है, वो उसको एंटीबायोटिक नहीं दे रहे। मैंने कहा, मतलब बीइंग नॉट इवन बीइंग डॉक्टर, मैंने कहा यार अगर ये इन्फेक्शन होगा, मैंने डॉक्टर से ये सुना हुआ है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी वरना तुम्हारा नहीं सही हुआ, इन्फेक्शन बन गया है। फिर उसने जब डॉक्टर को बोला अपने एस्थेटिक वो जो जहाँ पे क्लिनिक गई थी, फिर उन्होंने उसको जो है एंटीबायोटिक दी। मैंने कहा मैं तो एक कॉमन इंसान हूँ और मैंने कॉमन सेंस यूज़ किया, तो मैंने कहा तुम्हारे डॉक्टर ने कॉमन सेंस भी यूज़ नहीं किया। तो ये बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में जो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। एस्थेटिक प्रैक्टिस जब आप कोई प्रोसीजर करते हैं उसमें स्टरलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यू हैव टू मेक श्योर कि स्किन जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पर कोई मेकअप नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एक्टिव दाने भी हों तो आप बेशक फिलर्स को डिले कर दें। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि पेशेंट आपकी बात नहीं मानेगा और इमीडिएटली जाके लिपस्टिक भी लगा लेगा या मेकअप करेगा, तो उनको ओरल एंटीबायोटिक्स भी देना ज़रूरी हो बिल्कुल। जाता है। एक और केस भी आया था, वो पीआरपी का केस था और उस पर उन्होंने करवाया हमें, क्योंकि ज़्यादातर उस पर भी प्रिकिंग होती है, आपकी जो नीडल्स लगती हैं, तो डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी पेशेंट ने जो है ना वो क्रीम लगा ली, उसको रिएक्ट कर गया। तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एहतियात जो है वो आपको ख़ुद भी करने की ज़रूरत है, जो लोग देख रहे हैं। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा नए जो टेक्नोलॉजी है और नए तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ। पता है आजकल कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो नॉन इन्वेजिव हो और फेस को अच्छा लिफ्ट भी कर दे? ओके, सो मॉर्फियस आपने बहुत सुना होगा, हाँ हाँ। राइट? Morpheus is a brand name. It's basically composed of microneedling and radio frequency, which ओके। is a very good in terms of lifting और skin tightening में बहुत एक अच्छा उसका नाम है। लेकिन यहाँ भी लोग Morpheus का नाम ले लेके उसको बहुत मिसयूज़ कर नॉर्मल रहे हैं। जो मशीनें उन्हीं से इस्तेमाल कर रहे नहीं, होगा, नहीं? ठीक है, ये नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड ब्रांड, हाँ हाँ। ज़रूरी नहीं कि सबके पास Morpheus है तो ही चलेगा हाँ काम। हाँ। माइक्रो नीडलिंग एंड आरएफ इज़ द बेसिक थिंग बिहाइंड इट। हाँ हाँ। ठीक है, गाड़ियाँ तो सब चलती है, किसी के पास मर्सिडीज़ होती है, किसी के हाँ पास हाँ। कोई और होती है। तो द थिंग इज़ के एडवर्टाइजमेंट स्किल्स मॉर्फियस वालों ने ज़्यादा एडवर्टाइज किया है अपने ब्रांड तो को। हर कोई मॉर्फियस ही कहते हैं, तो मॉर्फियस। मसला ये है कि मॉर्फियस इज़ हाँ नॉट अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। हाँ हाँ। ठीक है ना? तो अगर सपोज़ कि किसी का सर्जिकल फेस लिफ्टिंग का केस है और उसको हम नॉन सर्जिकली ट्रीट कर रहे हैं, तो इवन मॉर्फियस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर देम। ठीक है ना? तो पेशेंट की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप इज़ हिस्ट्री, नेक्स्ट इज़ योर एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। हमें इन्फॉर्म ज़रूर कर देना है कि पेशेंट को कि आपका जो केस है दैट इज़ अ केस टू बी डेल्ट विद अ प्लास्टिक सर्जन। हम लोग आपको स्लाइट इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर पेशेंट की बहुत ही हाई होप्स हैं तो ऐसे पेशेंट में हाथ भी नहीं डाला जाता, क्योंकि वी डील विथ थिंग्स इन अ नॉन सर्जिकल वे। तो पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट की होप्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें असेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट इस इंटेंशन से आई है कि मैं ये ट्रीटमेंट करा लूँ और मेरा हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी नहीं करेगा ये कराने के बाद, तो अगर वो खुदा न खास्ता हो जाता है तो एक इंजेक्शन से आप किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकते ना। तो यू हैव टू असेस द पेशेंट साइकी, उनकी इंटेंशन, व्हाई इज शी कमिंग फॉर दैट मतलब पर्टिकुलर ये ट्रीटमेंट। कितना सैगिंग है, ये कितनी अपलिफ्टिंग, ये आप लोग बता देते हैं पहले कि भाई इतना हो ऑफ सकता है, कोर्स, इतने परसेंट होगा, इतने परसेंट बिल्कुल, नहीं होगा। वी अच्छा, ऑलवेज टॉक इन ओके, ये परसेंटेजेस। बताइएगा कि मॉर्फियस के साथ कोई और भी ट्रीटमेंट लेना जरूरी है क्या? बोटॉक्स और फिलर्स भी उसके साथ सही रहते हैं या नहीं रहते? एग्जैक्टली देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपकी बीमारी को डायग्नोस करके आपको ट्रीटमेंट प्लान या जो भी दवाई है वो लिख के देता है।
तो सेम इज़ द केस हेयर। पेशेंट्स आते हैं, हमें कहते हैं मुझे फिलर कराना है, लेकिन व्हेन वी असेस देम वी कम टू नो कि इनका तो बोटॉक्स होना है। हम्म। तो मतलब कभी आप डॉक्टर को ये जाके नहीं कहेंगे कि मुझे आप ऑगमेंटिन लिख दें या मुझे आप पैरासिटामोल दे दें। एग्जैक्टली। ऑब्वियसली यू विल गो एंड टेल देम योर प्रॉब्लम। सो वी आर द वंस टू टेल यू गाइस कि भाई आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट होना है, आपका थ्रेड लिफ्ट होना है, आपका बोटॉक्स होना है या आपका फिलर होना है। एंड येस वी हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट को ये काउंसल ज़रूर किया जाए कि देखें आपका अगर सर्जिकल केस है, आई कैन ओनली गिव यू एन इम्प्रूवमेंट विच कैन बी फ्रॉम 30 to 70%। अगर This आपको is सर्जरी की तरफ नहीं जाना नहीं तो जाना थोड़ा सा ये let's बेहतर हो जाए। many patients they are not comfortable to go under a knife। तो फिर हमें उन्हें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देनी पड़ती है, लेकिन फिर वो सेशंस में वी ऑल्सो कीप ऑन असेसिंग कि आया इनको इम्प्रूवमेंट आ भी रही है या इनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, देन वी स्टॉप द ट्रीटमेंट। कि अब ये आगे और बिल्कुल। नहीं और बढ़ा। डॉक्टर को इतना सिंसेयर होना चाहिए अपने मरीज़ के साथ कि जो बात है वो आप सामने रखें। आप ऐसा नहीं कि आ जाएं, मैं आपका मॉर्फियस कर देता हूँ, आपके सारे ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं दैट है। इज़ रॉन्ग। अच्छा, मॉर्फियस वैसे कितने अरसे तक रहता है? देखिए डिपेंड्स अगेन 6 months 3 months 1 year, इट डिपेंड्स आप किस स्टेज की सैगिंग पे करवा रहे हैं। चलिए सही है, अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक में वापस Sure. आकर और मजीद डॉक्टर साहब से हम सवाल करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर महविश, और वो बता रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट जो आजकल के दौर में नए जो जदीद ट्रीटमेंट्स हैं उनके हवाले से आपकी स्किन लिफ्टिंग के लिए, आपको यंग दिखने के लिए। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने एक तो मॉर्फियस का बताया, इसके अलावा कौन कौन से ट्रीटमेंट है? आरएफ का क्या आरएफ भी काम करता है? क्योंकि वो तो Yes. बिल्कुल रेडियो फ्रिक्वेंसी है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी नीडल की या प्रिकिंग इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं दैट्स होती है। ट्रू। तो उसके अलावा भी कोई और ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें प्रिकिंग की ज़रूरत ना हो, डर ही ना हो ओके। भाई इसमें कि कुछ हाइफू है। इन्फेक्शन हो सकता है? जी, हाइफू एक और ट्रीटमेंट हाँ है हाँ। जिसमें आप इंजेक्टेबल से दूर रहते हैं। वी आर नॉट पोकिंग एनीथिंग इनसाइड योर स्किन। हाइफू इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड और अल्ट्रासाउंड। ये कितना फ़ायदेमंद होता है? देखिए अगेन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ायदा सभी को होता है, कुछ को 10% भी होगा, कुछ को 60% भी होगा। सो इट डिपेंड्स कि हाउ योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग टू अच्छा, दैट आई हैव पर्टिकुलर क्वेश्चन। ट्रीटमेंट। क्या जिनके, क्योंकि हमने सुना है ये फैट्स भी साथ में जो है इससे डिज़ोल्व होते हैं, तो क्या ये जो बहुत पतले चेहरे होते हैं, जहाँ हमें हमेशा अंग्रेज़ों का थोड़ा सा चेहरा देखें उनके फैट ज़रा कम होता है, बोनी चेहरा ज़्यादा होता है, जी। और हमारे एशियंस आर लकी इन दिस वे कि उनकी लिफ्टिंग मज़ेदार हो जाती है क्योंकि राइट। वो बोनी चेहरा नहीं होता। जी। तो क्या ये जिनके बोन ज़्यादा हैं या जो बहुत पतले होते हैं लोग, स्किनी है, क्या वो भी करा सकते हैं ये? स्किनी फेसेस पे अगेन असेसमेंट के बाद ही सब कुछ होगा। वी कैन मार्क द एरियाज, वी कैन ट्रीट देम इन अ लोकलाइज्ड वे। पूरे फेस पे ज़रूरी नहीं है कि आप हाइफू कराएं। इफ़ यू हैव अ डबल चिन तो हम सिर्फ उसको ट्रीट कर सकते हैं, हम सिर्फ जॉ लाइन को ट्रीट कर सकते हैं। तो अच्छा, मतलब कोई लाइकवाइज भी एक आपने जो है वो एरिया ले पर्टिकुलर लेते हैं? एरिया वी कैन नॉट गो लाइक सारे बस चलाना है मशीन सारे फेस पे ही चलानी है। तो अक्सर पेशेंट्स मुझे कहती हैं आपने यहाँ तो किया नहीं, अब यहाँ यू आर जस्ट स्किन एंड बोन। तो इफ़ आई डू हाँ। इट हेयर तो आपको एक तो पेन होना है बहुत ज़्यादा, ये और टेम्पल दूसरा एरिया जो है, या हाँ। टेम्पल इज़ वेरी सेंसिटिव। हम्म। और इनफैक्ट फिलर्स के काफ़ी केसेस हैं जो सीधा टेम्पल बोन को pierce करके एग्जैक्टली, एंटर्ड द हाँ। ब्रेन। हम्म। देयर इज ऑल्सो अ केस जो टेम्पल इंजेक्ट किया गया और वो जाके फिलर ब्रेन में एंड अप किया। तो तो ये भी प्रॉब्लम कर सकता है अगर टेम्पल, बिल्कुल। यूजुअली अब आजकल टेम्पल एरिया में भी जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। इसका कोई रिवर्स होता है कि अगर टेम्पल में अगर आपने ऐड देखिए ऑन वो कर तो दिया उसके बाद? चले एक केस था कहीं। नहीं नहीं, अगर अगर हाँ कोई ऐसा हाँ। हो तो उसका क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे फेस में बहुत सारे डेंजर एरियाज हैं। एक तो हाँ। फेस का ये जो सेंटर ऑफ द फेस है, ये ट्रायंगल एक बनता है, दैट इज अ डेंजर जोन वहाँ। दिस एरिया। यस, ओके। दिस ट्रायंगल इज अ ये डेंजर तो हम जोन। तो होंठों को हर वक्त फिलर करा रहे होते थे, एग्जैक्टली बट दिस इज होठों डेंजर का एरिया। होठों का इतना नहीं हाँ गया, हाँ हाँ। लेकिन नेजोलेबियल, नोज फिलर्स एंड फोरहेड फिलर्स, टेम्पल फिलर्स, दे कैन एंड अप इन योर आई एंड गिव यू अ परमानेंट ब्लाइंडनेस। ओह माय गॉड, तो ओके। फिलर जब भी ब्लड वेसल में गया तो हो सकता है वो किसी एंड आर्टरी को ब्लॉक करे, हो सकता है स्किन नेक्रोसिस हो जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो इन सारे एरियाज़ में कोशिश ये की जाती है कि लेस इज़ मोर। पहले तो पेशेंट को अगर ज़रूरत नहीं है और शौकिया करा रहा है तो आई डिस्करेज देम, ना कराओ। बेहतर है ना कराओ, जितना आप चला सकते हैं चलाएं। लेकिन अगर शी इज़ वेरी मच बॉदर्ड अबाउट इट देन वी डू इट विद अ कैन्यूला। कैन्यूला इज़ अ सेफर ऑप्शन टू गो इन दिस डेंजर जोन, क्योंकि ओके। कैन्यूलाज ब्लंट होते हैं, वो आपकी वेसल्स को पियर्स नहीं करते, तो इंट्रावैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बिल्कुल क्लोज अच्छा, टू ज़ीरो हो एक और जाते हैं। क्वेश्चन है, ये कितने अरसे तक फिलर्स जो हैं या बोटॉक्स जो है वो स्टे करता है फेस पर? 3 months to 6 months बोटॉक्स स्टे करेगा, ठीक है। एंड फिलर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ हाई जी प्राइम तो वो 1.5 साल तक भी स्टे कर सकता है। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेरी सिंपल लिप फिलर तो लिप फिलर्स तो 2 महीने में 3 महीने वो में तो आपके बहुत ख़त्म ज़्यादा हो जल्दी, जाते लेकिन हैं। मैंने देखा फेस फिलर्स या बोटॉक्स जो है ना वो बहुत देर तक रहते हैं, कई कई तो मैंने देखा कि 2-2 साल भी जो है वो लोगों के चेहरों पर नजर आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली देखिए, कभी कभी लोग हैबिचुअली कर रहे होते हैं अपने फ्राउन्स, तो हो सकता है बोटॉक्स के बाद उनकी वो फ्राउन करने की आदत कम हो गई खत्म है। हो जाए, कम तो हो जाए, जितना हाँ। आप उस मसल को कम यूज़ करेंगे उतना ही आपकी बोटॉक्स की नीड कम होगी। इवन बोटॉक्स इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। बोटॉक्स कैन बी हम्म। यूज्ड इन सो मैनी नॉन कॉस्मेटिक वेज। जैसे लोगों को ग्राइंडिंग की आदत होती है, दांतों को ग्राइंड हम्म। करते रहते हैं, बक्सिज्म जिसे कहते हैं। हम्म। तो वी ट्रीट बक्सिज्म विद दैट, वी ट्रीट वो मैसेजर में माइग्रेन्स। लगेगा फिर क्या? एग्जैक्टली, ओके। यू नो योर एनाटमी। हाँ, आप नहीं क्लिनिक तो नहीं खोलने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं खोलने वाली, पढ़ती बहुत हूँ मैं। ओके, दैट्स गुड। हाँ। देखिए, आजकल सबको अवेयरनेस है, गूगल ने सबको हाँ, अवेयरनेस दे दी है। एग्जैक्टली, आप Yeah. समझेंगे चीज को तो फिर आपको पता और बहुत चलेगा ना। अच्छा लगता है, पेशेंट्स अपना पूरा स्टडी करके आ रहे होते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो हमें कम बोलना पड़ता है। हाँ सही है, हाँ, क्योंकि इनफैक्ट वो अंडरस्टैंड कर क्वेश्चंस। लेते हैं जल्दी, लेकिन बोलना यस। आप ही को पड़ता है ज्यादा, क्योंकि आप ही ओके। समझाएंगे उनको, या, वरना कोई नहीं समझाने वाला। दैट्स ट्रू। ओके। तो उससे ये है कि ये मतलब इसके अलावा भी इलाज डिप्रेशन का कैसे हो सकता है? देखिए, एक कोरियन स्टडी थी कि फ्राउन लाइंस ट्रीट की गई बोटॉक्स से, तो इट वाज असेस्ड कि दैट पर्सन आल्सो हैड एन इम्प्रूवमेंट इन हर डिप्रेशन। बिकॉज सी, ओह। एक ब्रेन के तरफ भी मसल्स से सिग्नल्स जाते हैं, हम्म। ठीक है। जैसे ब्रेन के सिग्नल्स मसल्स तक जाते हैं, उसी तरह ये आर्च कंप्लीट होते हैं व्हेन द मसल सिग्नल्स रीच द ब्रेन। हम्म। तो ये जो हमारे एक्सप्रेशन के मसल्स हैं, मैनी अ टाइम्स यहाँ लोगों को 11 नंबर बन जाता है, विच गिव्स अ नेगेटिव वाइब। आपके फेस के वेक्टर्स बता रहे होते हैं, अगर आप खामोशी से बैठे हैं और कोई दूर से आपको देख रहा है, तो आपके एक्सप्रेशंस और वेक्टर्स देख के वो बता सकते हैं कि ये बंदा थोड़ा गुस्से वाला लग रहा है, इससे थोड़ा कम बोलना चाहिए, ये थोड़ी शार्प लग रही है। सो द एक्सप्रेशंस टेल व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। हो सकता है वो बंदा बड़ा जॉली हो, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस फेस के उस वक्त ऐसे बने हैं कि लोग गलत इंप्रेशन ले रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो बोटॉक्स होता है और ये फिलर होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा फ़र्क है। बोटॉक्स इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग एंड फिलर इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। देखिए, फिलर के नाम से जाहिर है कि फिल करता है, राइट। तो जहाँ हमारे फेस में डिप्रेशंस हैं, जैसे ये लाइंस हो गई, ये लाइंस हो गई, और वी नीड सम इन्हांसमेंट, जैसे चिन हो गई, नोज़ हो गई, तो ऐसी जगहों पे वी ऐड फिलर्स। फिलर्स, सम ठीक है। पीपल हैव लेस वॉल्यूम इन द चीक्स, तो वी इन्हांस देयर चीक्स। उनका भी ठीक है। लिप फिलर्स होते हैं तो लिप्स आपके वॉल्यूम में इंक्रीज इन्हांस हो जाते हैं एंड यू हैव अ गुड पाउट लेटर ऑन। वेयर एज बोटॉक्स कैन बी यूज फॉर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। बेसिकली एस्थेटिक में बोटॉक्स यूज होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स को ट्रीट करने के लिए, सही है। जैसे आपने गुस्सा किया तो यहाँ अगर बोटॉक्स लगाएंगे हाँ, तो तो फिर ये आपका ये, राइट। नहीं होगा, हाँ। सो ये एक किस्म का मतलब एक पैरालिसिस तरह है। से फिर फ्रीज करते हैं जी, ऐसे। हाँ ये हाँ वाली बात। अब हाँ। देखिए, रिसेंटली एक बहुत ही ड्रामा हिट हुआ, उसमें एक बहुत सीनियर एक्ट्रेस को ट्रोल किया गया कि उनके एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं। मतलब उस पर्टिकुलर सीन में ये बोला गया कि भाई इसकी माँ भी इसके उस एक्ट पे हंस रही है, कुछ ऐसा हाँ था। हाँ। तो मसला यह है कि व्हेनेवर वी कम अक्रॉस एक्टर्स, टीचर्स एंड म्यूजिशियंस, इन इन लोगों में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज नाउ वी आर प्लेइंग विथ द सेट्स ऑफ मसल जिनसे वो अपनी एक्टिंग के जौहर इवन विद द दिखाने वाले। होस्ट ओ यस, ज्यादा नहीं होना यस। चाहिए। और टीचर्स का तो गुस्सा कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हाँ, अक्सर औकात यूज़ जरूरत करना पड़ता है। है। तो अगर आप किसी का गुस्सा और किसी का एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, जिस किसी के मार देंगे, हाँ, तो खत्म ऐसे कर लोगों देंगे। में यू हैव टू अंडर ट्रीट देम।
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने उन्हें मास्क फेस नहीं बना देना, आपने उनके एक्सप्रेशंस को इंटैक्ट रखना है, एट द सेम टाइम यू हैव टू ट्रीट देयर लाइंस ओनली। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमने अभी देखा है ना, हालांकि एक एक वो बन गया था हमारे ड्रामाज में ना, एक ट्रेंड बन गया था कि एक्सप्रेशनलेस होना चाहिए, इतना फेस होता है ज़्यादा हम, लेकिन जब हम पुराने ड्रामे अपने देखते तो उसमें बहुत ज़्यादा फील के साथ, एक्सप्रेशन के साथ इतना फेस होता है। तो हमने देखा बड़ी स्टैटिक, एक डॉल नुमा एक एक्टर जो है ना वो स्क्रीन पर आ रहा है। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। इट इज़ बिल्कुल बिकॉज लिप्स भी उसके वो हो गए। इट इज़ एंड वी आर क्रिएटिंग लुक अलाइक्स। कुछ हाँ। टाइम पहले एक और कंपैरिजन चला था कि एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस, उनको एक इंडियन एक्ट्रेस से कंपेयर किया जा रहा था कि नो हाँ। सर्जरी के बाद उनका वैसा फेस हो गया है। हाँ। तो देखिए, एक गोल्डन रेशो होता है जो कि ब्यूटी का रेशो होता है, और कायनात में वो बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। तो उसको जब हम सब फेसेस को उसी गोल्डन रेशो के हिसाब से अगर हम मैनेज करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो होगा क्या कि एक जैसे लोग नजर आना शुरू हो अब जाएंगे। सारे ड्रामे में मुझे यही नहीं पता चलता कि कौन सी लड़की इसकी शक्ल एक्ट्रेसेस कैसी है। रिजेंबल कर रही हैं ऑल एक ऑफ देम दूसरे से। लाइक सो लुक अलाइक। अगेन वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि उनके फीचर्स को नज़र में रखते हुए उनके, वी डोंट हैव टू चेंज देम कंप्लीटली, बट वी कैन ओनली फिक्स देयर प्रोपोर्शंस। इन्हांसमेंट। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ना कि आई डू मेकअप्स एज वेल। सो मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं बहुत सारे, वो बहुत डरती हैं। वो कहती हैं वो ड्रामा एक्ट्रेस, वो फलानी, ये वो। मैं कहती हूँ देखो हल्का सा लिफ्ट करवा लो या हल्के से आंखों को ये करवा लो तो तुम्हारा और अच्छा हल्का हल्का। नहीं नहीं नहीं, हम तो कराएंगे तो वो तो इतना बुरा कर देती हैं। वो तो देखो ड्रामा एक्ट्रेस, वो ड्रामा एक्ट्रेसेस की मिसालें देना शुरू कर देते ये हैं भी है। एंड दे गेट स्केयर्ड एक्चुअली। तो हम उन खवातीन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। कि आप चाहते हैं हल्का सा ग्लॉस लगा लें, हल्की सी स्किन अच्छी हो जाए, तो वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हल्का हल्का आप ट्रीटमेंट कराने के बाद यू लुक द बेस्ट। सो यू ऑल स्टे विद अस, ब्रेक के बाद बताएंगे। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर बहविश फवाद, जो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। और अब ख़वातीन आप तैयार हो जाएं, क्योंकि हम आपको देने वाले छोटे छोटे ऐसे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के हवाले से बताएंगे जिसमें जो आप अप्लाई करने के बाद यू लुक सो गुड, सो नाइस, और उसके बाद हल्का सा मेकअप करें और कहते हैं ना कि वो ग्लोई फेस, खूबसूरत फेस हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने बताया कि ख़वातीन हमारी ऐसी हैं कि वो कहती हैं कि हमें अगर हम एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो हम वो बड़े स्लिप्स हो जाएंगे, हमारी वो आंखें अजीब सी हो जाएंगी, या हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ लगेगा। तो वो चाहती हैं नेचुरली ट्रीटमेंट्स के बाद भी वो खूबसूरत लगे। तो उनको आप उधर क्विकली बता दें कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स या फिलर्स कितने कराने, क्या कराना है कि वो प्यारी लगे। देखिए, जैसे बोटॉक्स की बात करते हैं तो बोटॉक्स को आप एक अपने ट्रीटमेंट को ख़त्म हो जाने दें, वेट करें। यू नो, डोंट इम्पोज ट्रीटमेंट्स ओवर ट्रीटमेंट्स। ये बहुत है एक बेटर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। लोग हर महीने आ जाते हैं, बोलते हैं हमारा बोटॉक्स का वापस जा रहा है, इसका टचअप कर दें। तो वी हैव टू गिव ब्रेक्स, ताकि वो जो मसल आपने स्टन किया हुआ है, इट शुड गेट अ टाइम टू रिकवर। और कितना टाइम तकरीबन? देखिए 3 से 4 महीने एटलीस्ट। अगर आप मीडिया रिलेटेड, सॉरी, कभी कभार तो 1 साल भी। नो, आप में भी यंग लोगों की बात कर रही हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो एज ग्रुप आता है वो 50 प्लस, 45 तो प्लस, उनके लिए तो हाँ, जिनके ठीक है। बहुत एडवांस्ड एजिंग हो चुकी है और अब जाके उन्हें करवाना है, और वो करवाने के बाद बहुत अच्छा फील करते हैं। और जब वो जाने लगता है ट्रीटमेंट तो वो एकदम से आ जाते हैं कि थोड़ा और कर दें, मतलब ये तो ख़त्म हो रहा है। तो इट्स आइडियल टू टेक twice a year बोटॉक्स, once or twice a year fillers। थोड़ा सा आप अपने डॉक्टर पे भी चीज़ें छोड़ें, शौक में ना पहुंच जाएं कि मेरी दोस्त करवा रही है तो मैं भी दोबारा करवा लूं। दूसरा ये कि जो नॉन इन्वेजिव हैं उनमें केमिकल पील्स आ गए, उनमें हाइड्रा फेशियल्स आ गए, ठीक है, ये वाली चीज़ें। और PRP इज़ समथिंग विच वी मेक फ्रॉम योर ओन ब्लड, ठीक है। और इसके अलावा
अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आप एक साल में एक ही दफ़ा कराना चाह रहे हैं तो एक्सोसोम्स आ गए, PDRNs आ गए। ये क्या है ज़रा बताइएगा? ये अब थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये सेल मीडिएटर्स हैं, ऐसे जैसे एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके काम करते हैं जहां हमें ज़रूरत है। मतलब टारगेटेड ट्रीटमेंट है ये, ओह! एंटी एजिंग टारगेटेड। तो उसको वी खुद हैव पता है कि स्टेम मैंने कहाँ सेल्स। से सही करना है। एग्जैक्टली ओके, सेल्यूलर वाह! लेवल पे, अभी हाँ, मॉलिक्यूलर हाँ। लेवल पे चीज़ें हो रही वाओ, हैं। नाइस। तो दिस इज़ द एडवांस, द लेटेस्ट जो आजकल मार्केट में चल रहा है। एक्सोसोम्स आ गए बहुत सारे तरह के। फिर उनके ओरिजिन्स, अभी ऐसे भी एक्सोसोम्स हैं जो ह्यूमन ओरिजिन से लिए गए हैं, ओके, एंड उनमें आप स्कैन करके बता सकते हैं कि ये बंदा है, इससे मेरा ये एक्सोसोम लिया गया है। ओके। मतलब दे टेल यू अबाउट द आइडेंटिटी, अबाउट द रेस ऑफ दैट हाँ, हाँ। पेशेंट जिसका एक्सोसोम ड्राइव करके वो बॉटल में बंद करके आपको दे के गए हैं। देखिए, अच्छा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। ओह, दिस इज़ समथिंग वेरी या न्यू, हाँ। थोड़ा सा प्लांट बेस्ड था इनिशियली, बट नाउ दे आर टेकिंग फ्रॉम ह्यूमंस। तो अभी रिएक्शंस भी बढ़ेंगे ऑफ कोर्स। हाँ, अभी पता चलेगा कि लेट्स इसका सी क्या हाउ है। थिंग्स आर टर्निंग आउट। हाँ। क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी होती है, आई ऑलवेज प्ले सेफ। जब हुँ। वो चीज़ मैं देख लेती हूँ, एक लाइफ स्पैन पूरा कर लेती है, अब कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, तो देन आई फिर जंप बोले इनटू अच्छा, इट। एक और चीज़ इसमें कि जिस तरह ख़वातीन हैं, अब उनका किसी की शादी आने वाली है या किसी की फैमिली में शादी है, अक्सर ठीक है, यंग फेज़ जिसका 16-17 साल है, उसकी लड़की की शादी है, वो तो नॉर्मल आपने कहा कि हाइड्रा फेशियल वाला भी ले लें। लेकिन मम्मीज़ को बहुत प्रॉब्लम है, माँ जो होती है, माँ हो गई, सास हो गई, या वो उनके चेहरे जो है ना अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन से एग्जैक्टली। ऐसे ट्रीटमेंट कराएँ ज़रा बताएँ? कौन-कौन से करा सकते अब हैं? अपने वो कंसल्टेशन तो करेंगी वो, डिपेंड करता लेकिन है हाँ, कि उनकी किस लेवल की एजिंग है, कैसा उन्होंने ख्याल रखा, उन्होंने सारी ज़िंदगी सनब्लॉक चलेगा लगाया 40 नहीं या लगाया। 50 या 60 के हैं इस तरह करके। देखें, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप यंग हैं तो सब कुछ सही होता है और आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यू डोंट प्रिजर्व व्हाट यू हैव। अब सनब्लॉक लोग इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि सनब्लॉक तो हमें कुछ करता ही नहीं है। हुँ, ऑब्वियसली सनब्लॉक आपको फेयर नहीं करेगा, आपको कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन सनब्लॉक आपकी पास जो ऑलरेडी है उसको प्रिवेंट करेगा, राइट? हुँ, आपकी जो डेली बेसिस पे एक वियर एंड टियर हो रहा है, आपका सन डैमेज हो रहा है, आपका ये यूवी लाइट्स, विजिबल लाइट्स, ये सारी आपकी स्किन को डैमेज कर रही है। इवन द स्क्रीन ऑफ योर फोन, हुँ, इवन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स आर डैमेजिंग यू इन अ वे। तो सनब्लॉक वो पूछते हैं घर में भी लगाना है, तो यस, घर में भी लगाना है। हुँ। एक लेकिन रूटीन, एसपीएफ थोड़ा-सा डिफरेंस होना चाहिए बाहर और घर का? इट डिपेंड्स। देखिए, एसपीएफ ये है कि वो बताएगा कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको प्रोटेक्शन मिल गया। ओके, एसपीएफ ठीक इज है। दैट ओनली। ओके। सो एवरी 2 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, इफ़ यू स्वेट अ लॉट, तो एवरी 2 आवर्स, इफ़ यू आर आउट एंड अबाउट इन सन, तो फिर आप थोड़ा फिजिकल प्रोटेक्शन भी लें, आप अम्ब्रेलाज ले लें, आप सन कैप्स ले लें। आप हमारे यहाँ पे अम्ब्रेला का रुझान है, किसी को बोलो ना कि अम्ब्रेला यूज़ कर लो, ये क्यों बिल्कुल, अम्ब्रेला लेकर जाएँगे? वो तो बारिश के लिए होता ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और आपको प्रोटेक्ट भी करना है, तो फिर अम्ब्रेला इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, व्हाई वेरी गुड, नॉट? और वेल बिल्कुल सही, और साथ में अगर सनब्लॉक लगा लें तो फिर वो सोने बिल्कुल पे सनब्लॉक सुहागा हो लगा लें, जाएगा। ड्यूअल प्रोटेक्शन हो हाँ। जाएगी। क्योंकि देखिए, डायरेक्ट सनलाइट के अलावा भी रिफ्लेक्ट होके सनलाइट बहुत आ जी, रही जी, जी, होती है गर्मी हीट से सर्फेसेस भी। से। सो इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ ऊपर से ही, जैसे बीचेस पे लोग बहुत सनबर्न होते हैं। सो 3 रास्तों से वहाँ सनलाइट आ रही है, सैंड से रिफ्लेक्ट होके, सी से रिफ्लेक्ट होके, एंड द डायरेक्ट सन। तो हुँ। तभी लोग बर्न होते हैं ज़्यादा, क्योंकि हर तरफ से रिफ्लेक्शन हो के डबल एंड ट्रिपल आपको सन लग रहा है। तो ये तो भी रीज़न ये है ध्यान बीचेस देना पे बहुत ज़्यादा सनबर्न। ज़रूरी है। यस, ओके, थैंक यू सो मच यू डॉक्टर आर भाविश, वेलकम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़बरदस्त आपने आज जो है लोगों को ट्रीटमेंट के हवाले से और उनकी स्किन के हवाले से बताया। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख़्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।